हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड मैंने सीरीज स्टार्ट की है ये, एंड द फर्स्ट टॉपिक फॉर द सीरीज इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों चूज़ किया? एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम्स में एक मेन टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि इसका क्या होता है, देर हर वक्त कुछ चेंज चाहिए होता है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स को एज एन इग्नोर किया गया था थोड़ा सा, बट अब इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा डिजिटल को मेनली, एनालॉग के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं बट डिजिटल एनालॉग दोनों के ही क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो उसको, क्योंकि आने वाली एआई जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ होने वाला है, सो उसको थोड़ा सा हमने प्रेफरेंस ज़्यादा दी है। सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपको ना ही कोई एक्सटेंडेड प्रीवियस नॉलेज की नीड है, ना ही कोई चैप्टर पढ़ना है। जितना मैं बताऊंगी उतना ही करना है। इस सीरीज़ में मैंने थ्योरी इंक्लूड किया इलेक्ट्रॉनिक्स की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट द होल थ्योरी। उसके बाद क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर यहाँ से आपने क्वेश्चंस कर लिए तो इसके बाहर से आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। तो इसको बनाने में नोट्स बनाने में ही बहुत टाइम लगता है। लॉट्स ऑफ पेशेंट्स एंड सर्च, इतने क्वेश्चंस ढूंढ के उनके सॉल्यूशंस करना, इट टेक सच अ गुड टाइम। तो ये सीरीज़ मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी, ये ऑल्टरनेटिव डेज पे ही अपलोड करूँगी एंड इवनिंग में ही अपलोड होगी अराउंड 3 और 4 के अराउंड। यहाँ पर अब मैं कैसा पढ़ाती हूँ आई डोंट नो, बट जो ये कंटेंट है ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए। सो रिलाई ऑन द कंटेंट, नॉट ऑन माई टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल गो टू द न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ा टाइम लेके नोटबुक एक पेन लेके बैठिएगा। क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। एंड प्लीज़ क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उनके कमेंट में आंसर करने हैं। देन यू विल फाइंड आउट कि आपको कितना समझ आया, कितना आता था और क्या अभी सीखने की नीड है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो, हम जो है अभी तक कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीज़ें पढ़ते थे कि या तो कुछ चीज़ कंडक्ट कर सकती है या फिर वो कंडक्ट नहीं कर सकती। देन देयर कम्स समथिंग एल्स जो आए, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स थे हमारे जो ग्रुप 14 में लाए करते थे, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। वो ऐसे थे कि उनको थोड़ा सा हम पुश करें, थोड़ी एनर्जी मिले, देन दे कैन कंडक्ट एज वेल। तो उन्हें दे दिया सेमीकंडक्टर। खुद से कंडक्ट नहीं कर सकते पर हेल्प से कर सकते हैं। उनकी रजिस्टिविटी, ये रेंज देख लीजिएगा, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब की रेंज। अब मेन क्या है? फॉरबिडन गैप। कंडक्टर्स में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में वो जो गैप है वो अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी कम होता है। जैसे कि सिलिकॉन में वो गैप 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डिपेंड्स कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो तो दे कैन कंडक्ट। इसी तरह इंसुलेटर्स में वो गैप बहुत ज़्यादा होता है, सो इसलिए इंसुलेटर्स तो कंडक्ट कर नहीं सकते। तो हम वर्क करेंगे सेमीकंडक्टर्स पे। अब सेमीकंडक्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोलते हैं प्योरली जो नेचर में जैसे हैं वही सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक वो जो हम जनरल एलिमेंट्स में डोपिंग करके बना देते हैं। इनमें दो टाइप्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। इस पे इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आया था इस बार 2024 वाला जो पेपर था, मतलब अभी जो जुलाई में पेपर हुआ है। एन टाइप और पी टाइप, जब भी हम किसी, सपोज कोई एलिमेंट उठाया मैंने, कोई मेटल की कोई शीट उठा दी, एल्यूमिनियम सिलिकॉन या जर्मेनियम की, उनमें हमने डॉपिंग कर दी। डॉपिंग क्यों करते हैं? ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। जो प्योर फॉर्म होती है उसमें कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो इम्प्योर फॉर्म्स बनानी पड़ती है एन टाइप पी टाइप लेके, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसमें दो टाइप की इम्प्योरिटी कर सकते हैं हम। एक तो 13 ग्रुप से, मतलब 14 ग्रुप के एलिमेंट में एक तो 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, एक 15 ग्रुप की। 15 जो, अब देखो यहाँ पे 13, 14 और 15, इनकी वैलेंसी होती है 4, इनकी वैलेंसी होती है 3, इनकी वैलेंसी होती है 5।
इनको बोलते हैं ट्राईवेलेंट, इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट। आप अपनी पीरियोडिक टेबल प्लीज़ उठाइएगा, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार पीरियोडिक टेबल देख के फिर यहाँ पे वापस आके देखिएगा। तो जब हम 14 ग्रुप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला जाता है, तो वो आ जाता है उसमें, वो आ जाता है एन टाइप। और जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसमें चला जाता है एक होल एक्स्ट्रा में, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, तो वो हो जाता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप से ये मत सोचिएगा कि इनके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डॉप किया गया, ना कि आयनाइज किया गया। तो यहाँ पर जो डॉपिंग होती है, डॉपिंग में कोई भी हमारा चार्ज नहीं आता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली रहते हैं। यही क्वेश्चन आया था इस पर। एक क्वेश्चन आता है मास एक्शन लॉ, जो यहाँ पर प्योर वाले में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो गए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी है, यहाँ पे मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल्स हैं। अगर हमें करंट वाले निकालने हैं जिनकी वजह से करंट है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल्स। ये मास एक्शन लॉ है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं तो इसलिए जस्ट मैंने बता दिया। तो ये एंटायरली न्यूट्रल रहेंगे इवन आफ्टर डॉपिंग। उसके बाद आती है बाइसिंग। बाइसिंग से पहले मेरे को लगता है मैं डायोड बताना भूल गई, पीएन जंक्शन बता देती हूँ क्या होता है। जब किसी पी टाइप और एन टाइप को हम ज्वाइन करवाते हैं, मान लो एक स्लैब हमने पी टाइप के लिए दूसरी एन टाइप के लिए, इनको ज्वाइन करवाया, तो यहाँ पर बीच में अपने आप एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। और जो ये हमारा बन गया, ये हो गया पीएन जंक्शन, और इसको बोलते हैं डायोड। अब इसी की बाइसिंग्स करनी है। तो पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? जब पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है बैटरी का, और रिवर्स बाइसिंग में उल्टा कर लिया जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, मतलब जो ये बैरियर था इसका, जो ये बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है ना, इसकी खुद की यहाँ पे एक बैटरी बन जाती है, मान लो अपोजिट की। इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसकी जो वैल्यू होगी ना वोल्टेज की, मान लो 0.7 वोल्ट है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा इन्हें, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस में अगर ये पहले जो भी था बाइसिंग करने के बाद कम हो जाएगा, रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी और इसमें डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा, नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जंक्शन की बात कर रहे हैं हम। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट काफ़ी हाई होगा इन मिली एम्पियर्स, और इसमें मिली एम्पियर्स में करंट होगा, इसमें माइक्रो एम्पियर्स में करंट होगा, या फिर फॉर आइडियल डायोड इसमें सारा करंट फ्लो करेगा 100%, इसमें 0% करंट फ्लो करेगा। आइडियल डायोड की बात बता रही हूँ क्योंकि आइडियल के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें जो करंट है वो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स होगा, इसमें ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। इसका रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताया है, बहुत स्मॉल होगा। अगर करंट सारे ही फ्लो कर रहा है तो स्मॉल होगा रेजिस्टेंस, कुछ इतना। फॉर रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें होगी नी वोल्टेज, जो मैंने पोटेंशियल बैरियर बताया, एक नी वोल्टेज होगी कि मान लो जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट है, तो उन जब तक वो क्रॉस नहीं होगी तब तक उसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर होगी ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये ग्राफ देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए ग्राफ बनता है, ये प्लेन जाता रहेगा जब तक इसकी नी वोल्टेज नहीं आती। जैसे नी वोल्टेज आई अपने आप करंट बढ़ जाएगा फॉर द सेम वोल्टेज। ऐसे इसमें रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ होता है। ग्राफ याद रखना, फॉरवर्ड का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, रिवर्स का ग्राफ हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए ये पॉइंट्स थोड़ा बता रही हूँ। पीएन जंक्शन इज डन। रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन आया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स। हम पढ़ेंगे 2 ही टाइप, फुल वेव, हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम एक ही डायोड लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट वेव ये फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाता है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फॉर द नेगेटिव वेव ये रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इसकी एफिशिएंसी
अप्रॉक्सीमेट 40% आती है। निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे फुल वेव में हमारे 2 डायोड्स लगे रहते हैं। जब फर्स्ट साइकिल आता है, फर्स्ट साइकिल का हाफ पार्ट में ये फॉरवर्ड में चला जाता है, इसके बाले में ये फॉरवर्ड में चला जाता है, तो रिजल्ट हमारा अप्रॉक्सीमेट 80% के आसपास आता है। फुल वेव में कभी कभी रिपल्स भी आ जाते हैं। रिपल्स मतलब वेव डायरेक्ट ऐसे बनने की बजाय वेव ऐसे ऐसे बनती है, तो ये रिपल्स हटाने के लिए हम इसमें कभी कभी कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो इस बार क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन था। ये निकालना था डायरेक्ट, आई डोंट नो 80% उन्होंने कौन से फॉर्मूला से निकाला है। जब उन्होंने पूछा ही हमसे पावर एफिशिएंसी था, तो फिर मतलब ही नहीं था कुछ और निकालने का। लेट्स सी उस पर क्या होता है। अगर हमें पावर ना दी हो तब एफिशिएंसी ऐसे निकलती है, राइट। नाउ देयर आर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर देयर ऑफ 2 टाइप्स। एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, बीजेटी और एफईटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी तो हम +2 में पढ़ते थे, जो पहले सिलेबस होता था उसमें, तो ये +2 के सिलेबस में आता है, हमें पढ़ना भी यही है। एफईटी उनके पास आता है जो मास्टर्स तक लेके जाते हैं। सो वी आर लव फ्रॉम मास्टर्स, तो एफईटी भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट एफईटी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जब +1 +2 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे इन दिस सीरीज़, तो उसके बाद मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी करवाऊंगी, वहाँ पे एफईटी करवाऊंगी, यहाँ एफईटी नहीं करवाऊंगी। बस यहाँ पर एफईटी के बारे में इतना देख लो। एफईटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जेएफईटी एंड मॉस एफईटी। और दोनों जेएफईटी में डिप्लीशन मोड होता है, इसमें डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड दोनों होते हैं। डिप्लीशन मोड के भी 2 चैनल्स होते हैं, एन चैनल, पी चैनल। इसके भी 2, इसके भी 2, मतलब 6 चैनल्स हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो बीजेटी होता है वो 2 टाइप का होता है, एनपीएन और पीएनपी। हर एक की 3-3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। सीबी, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। इनके बारे में पढ़ते हैं। कॉमन बेस में क्या होगा, सॉरी आई थॉट माइक ही डिस्कनेक्ट हो गया, चेक कर रही थी। कॉमन बेस क्या होता है, देखो हमारा जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं या तो पी एन पी ऐसे जोड़ते हैं, जैसे पी एन जंक्शन बनाया था वैसे पी एन पी जंक्शन या एन पी एन जंक्शन बनाते हैं। अब उसमें जो साइड वाला एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस। कलेक्टर, एमीटर और बेस। कॉमन बेस, एमीटर, कलेक्टर बनाते कैसे हैं, इसका सिंबल होता है ये। अब इनका चेक करते हैं सर्किट्स। जब हमें बेस कॉमन करना है तो बेस को नीचे कर दो, इधर एमीटर गया, इधर कलेक्टर। एक्चुअली इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब पीएनपी बनेगा तो एमीटर के अंदर करंट फ्लो करेगा, जब एनपीएन बनेगा तो एमीटर से बाहर करंट फ्लो करेगा। बस एरो याद रख लेना, आपका पूरा सर्किट सही बनेगा। कॉमन बेस में क्या होता है, बेस और एमीटर तो आते हैं इनपुट में और कलेक्टर और बेस आते हैं आउटपुट में। ऐसे कॉमन एमीटर में बेस और एमीटर तो आएंगे इनपुट में। ये इनपुट सर्किट होता है, ये आउटपुट सर्किट, ये इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। देखो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि मुझे लगता है आप लोगों ने एक बार तो पढ़ा था, यू जस्ट नीड अ रिवीजन टू डू सम प्रैक्टिकल वर्क। तो यहाँ पर सिमिलरली कलेक्टर का देख लीजिए आप। इसमें अब ये देख लो इनपुट करंट कौन सा होता है, आउटपुट करंट कौन सा होता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है दैट इज़ फ्रॉम करंट एम्पलीफिकेशन। मैंने 4-5 क्वेश्चन ही देखे हैं इसके, वो सारे के सारे एम्पलीफिकेशन पे थे। एम्पलीफिकेशन में जो कॉमन बेस है उसको लिखते हैं अल्फ़ा, उसकी एम्पलीफिकेशन को, इसको लिखते हैं बीटा और इसको लिखते हैं गामा। तीनों का फॉर्मूला देख लो। करंट एम्पलीफिकेशन कैसे निकालते हैं, वैसे भी इनपुट करंट बाय आउटपुट करंट। बस आपको सर्किट याद है तो वैसे भी हो जाएगा। और मोस्टली ना कॉमन कलेक्टर को छोड़ दो तो आउटपुट करंट आईसी ही होता है। यहाँ भी देखो आईसी है, यहाँ भी देखो आईसी। अब एक चीज़ याद रखना, जब हमारा कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता है तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, 0 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है। लेकिन जब कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो उसमें फेज़ डिफरेंस आएगा 180 डिग्री का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में। अब इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है बेस का, फिर एमीटर का लो और कलेक्टर का बहुत हाई। कॉमन कलेक्टर प्रैक्टिकली यूज़
होता ही नहीं है, ठीक है। कॉमन बेस या कॉमन एमिटर यूज़ होता है, 99% केसेस में कॉमन एमिटर ही यूज़ होता है, अनलेस उसका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। फिर भी इसका रीज़न बताऊंगी अभी मैं। करंट गेन बहुत लो होता है इसमें, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है, लेस देन 1 होती है। उसके बाद बीटा और गामा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है। ये रिलेशन याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है। उसके बाद मैं बता रही थी कि हम कॉमन एमिटर की यूज़ करते हैं। देखो दोनों का करंट गेन ऑलमोस्ट सेम है, 1 में कोई डिफरेंस, अगर इसका 99 आता है तो इसका 100 आ गया, तो करंट गेन इज ऑलमोस्ट सेम। वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन हमें कम चाहिए होता है, हमें करंट गेन, तो वोल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट ओके। लेकिन क्या होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है कॉमन कलेक्टर का। कॉमन बेस क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसका तो गेन ही बहुत कम है, गेन ही नहीं हो पाता इसमें। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन एमीटर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम फेस तो फिर भी एक नई डिवाइस लगा के फेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, 180 शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें गेन बहुत ज़्यादा, एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए हम कॉमन एमीटर यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंस भी ओके है, इसका लो है, लेकिन कॉमन कलेक्टर का रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइप्स ऑफ डायोड, कितने टाइप्स ऑफ डायोड, मतलब यहाँ पे 3-4 डायोड्स हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, जो एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है। आई टेल यू अबाउट दैट। देखो ऐसा नहीं है कि थ्योरी में यहाँ ख़त्म होगा, जब क्वेश्चंस करवाऊंगी थ्योरी वहाँ पे शुरू होती है। इन एक्चुअल हमारे 3 तरह के डायोड हैं, ज़ीनर डायोड, एलईडी और फोटो डायोड। 3 मैंने बताए हैं, कितने भी चाहो इंक्लूड कर सकते हो आप यहाँ। ज़ीनर डायोड का सिंपल ये होता है, ये दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी, रिवर्स में भी। लेकिन इसकी एप्लीकेशन हमें रिवर्स बाइसिंग में मिलती है, और रिवर्स बाइसिंग में इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट है एलईडीज। एलईडीज लाइट एमिटिंग डायोड। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हमें मिल सकती है तो वो एक एलईडी से मिल सकती है। अभी देखो पहले इलेक्ट्रॉन ट्यूब वाले टीवीज यूज़ होते थे, फिर एलसीडीज आई, देन वी कम टू एलईडीज। एलईडीज आने से क्या हो गया, हमारी कलर क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि एलईडीज मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करती हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, अब आज तक 3 ही डायोड्स बने हैं जो प्योरली मोनोक्रोमेटिक है। तुम कितने भी तरह की एलईडीज देख सकते हो, हर कलर में मिल जाती है, लेकिन प्योरली सबसे पहले रेड एलईडीज थी, फिर ग्रीन आई, फिर ब्लू, 3 ही एलईडीज हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ये लाइट बाहर की तरफ दे रहा है। एक आता है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करती है एलईडी। फोटो डायोड इज, फोटो डायोड वो डायोड होता है जो लाइट जिन पे फॉल करे तब वो काम करते हैं। देखो लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करते हैं, और ये सोलर सेल्स में यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, डायोड का कभी भी नाम ऐसे पर्टिकुलर लेके ग्राफ पूछ लेना तो जीनर का दोनों बनेंगे ग्राफ, फॉरवर्ड वाला भी रिवर्स वाला भी। एलईडी का फॉरवर्ड वाला ग्राफ बनेगा सिर्फ, और फोटो डायोड का सिर्फ रिवर्स वाला, ठीक है। इसके ग्राफ का तो सोलर सेल का तो क्वेश्चन भी आता है, वो अभी आगे क्वेश्चन में इंक्लूडेड भी है। लेट्स स्टार्ट विद सम जनरल क्वेश्चंस, और लास्ट तक जाते जाते आपको समझ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी ज़रूरी है। कितने ही क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, कम से कम एक टॉपिक ऐसा करो जहाँ से क्वेश्चंस ना छूटे। चाहे सारे टॉपिक्स मत करो, पर कुछ तो ज़रूर करो, अच्छे से करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए फुल वेव रेक्टिफायर है, कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, ए सेंटर टैब ट्रांसफार्मर कैपेसिटर। देखो ये किसका है, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इसमें कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, लोड रेजिस्टेंस सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन कोई इनमें से बताओ क्या है जो एसी रिपल को रिमूव करवाता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, वो क्या है, कैपेसिटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लाइव वीडियो नहीं है तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते। प्लीज़ आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट शो किए हुए हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि एक सोलर सेल है, उसका क्वाड्रेंट 4th में जो है ग्राफ लाई करता है। अभी बताया है सोलर सेल जो है रिवर्स बाइसिंग में काम करती है, तो उसका ग्राफ कहाँ लाई करेगा, 4th में ही लाई करेगा, ये तो ट्रू है। रिवर्स बायस में जो करंट है
वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ट्रू, यही होता है, बट ड्यू टू मेजॉरिटी नहीं। रिवर्स बायस में करंट किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी। ये गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है विद डायोड्स D1 एंड D2, उसकी वोल्टेज इतनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड्स, तो क्या सिचुएशन होगी उसकी? कौन, देखो आपको पता है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों डायोड्स एक टाइम पे एक बाइसिंग में नहीं होते, तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत ही हैं। एक रिवर्स बाइसिंग में होगा, एक फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, लेकिन इस टाइम पे कौन सा होगा, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वोल्टेज दी हुई है हमें, ये क्या हो गया हमारा? ओमेगा। ओमेगा को ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, 1/t लिख दिया एफ को। यहाँ से जो हमारा टाइम पीरियड है वो इतना आ गया, जो टाइम गिवन है उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो तो आ गया 3/4। यानी कि जब हमारा साइकिल चल रहा था तो ये कौन सा हो गया? 1/2 हाफ, सॉरी ये हो गया 1/2, ये हाफ पे आ गया, ये हो गया 3/4। तो यानी कि उस टाइम पे यहाँ पे होगा, जब नेगेटिव साइकिल में होगा तो D1 तो हमारा फॉरवर्ड में हो जाएगा, लेकिन D2 क्या आ जाएगा? रिवर्स में। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। इसको समझने के लिए आप चाहो तो पूरा का पूरा देखो, जब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल होता है, सॉरी हाँ, जब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल होता है तो D1 हमारा फॉरवर्ड में रहता है, जब नेगेटिव साइकिल आता है तो D1 हमारा रिवर्स में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सोलर सेल के ऊपर है। यहाँ पे ग्राफ शो किया हुआ है, IV ग्राफ। देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं बोले इन्होंने, विदाउट कोऑर्डिनेट्स बोला है, बस एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस तरह का ग्राफ किसका होता है, इस तरह का ग्राफ सोलर सेल का होता है। सोचना ही नहीं है, एक इकलौता ऐसा है जिसका सोलर सेल का ये ग्राफ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT से उठाए हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने। इसमें बोला है कि 3 आइडियल डायोड्स हैं। आइडियल का बहुत बड़ा अपना काम है, यहाँ पे ऐसे दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें करंट दिखाना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये D1 डायोड जो है ये क्या है हमारा? फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहा है। ये किस में है? रिवर्स बाइसिंग में। और ये किस में है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। यानी कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस सर्किट से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में आइडियल डायोड के लिए करंट फ्लो 0 होता है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 20। वोल्टेज दी हुई है, करंट निकाल दो 2 एम्पियर। बस इतना देखना है कि कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में। पेशेंस रखो, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, 25 के अराउंड, 24+25 क्वेश्चंस हैं। आराम से देखते रहो, ब्रेक लो फिर देखो। इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन मैंने 3-4 तरह से आपको चेंज करके दिया हुआ है, 1-2 खुद सॉल्व करना। ये वाला खुद सॉल्व कर सकते हो, कमेंट में आंसर कर सकते हो, देन चेक कर सकते हो कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। कोई मिस्टेक है तो पूछ भी सकते हो। इसमें कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, ये ध्यान रखना, बस यहाँ कॉमन एमीटर लिया है, बेस लिया है, इस चीज़ का थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। इसमें ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ दिस एट दिस वोल्टेज। बेस रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 50 है, इनपुट वोल्टेज निकालनी है। लेट्स सी बीटा क्या होता है? IC/IB। अब ये याद रखना बीटा, अल्फा और गामा की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। AV होता है हमारा वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मैंने नहीं करवाया, स्टिल वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, I आउटपुट इंटू RL बाय I इनपुट बाय RB। मतलब आउटपुट जो हमारा क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारा? बीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुट कर दो सारी वैल्यूज़ एंड वी गेट AV इज इक्वल टू 250। वी आउट दी हुई है हमें कि 2 वोल्ट पे आ रही है, वी इन निकाल देंगे 8 मिली वोल्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में ऐड कर दिया, सिलिकॉन क्रिस्टल में। क्या किया हमने? ग्रुप 14 में ग्रुप
13 की इम्प्योरिटी ऐड करी है। एल्यूमिनियम क्या होता है? ट्राईवैलेंट। तो क्या बनेगा ये? इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। जब भी डॉपिंग होगी रेजिस्टेंस कम होगा ही होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। ये पी टाइप बनेगा, बिल्कुल पी टाइप बनेगा, क्योंकि इसमें ट्राईवैलेंट इंट्रोड्यूस किया है, होल आ जाएगा तो पी टाइप बनेगा। देयर विल बी फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। ऑब्वियस है, होल्स की मेजोरिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स तो कम ही होंगे ना। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, मेहनत बहुत लगी है क्वेश्चंस ढूंढने में, प्लीज़ अप्रिशिएट करना। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ, फॉलोज बढ़ाओ, लाइक करो वीडियो प्लीज़। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए भाई किसी को, प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं मेल कर दूंगी, या फिर मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें वीसी इतनी दी हुई है, बेस करंट इससे इसमें बदल गया और एमीटर करंट इससे इसमें बदल गया, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पर चेंज इन एमीटर करंट इतना है, चेंज इन बेस करंट इतना है। ये इक्वेशन याद रखिएगा फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो ये इक्वेशन होती है IC इज इक्वल टू IE प्लस IB, लेकिन फॉर कॉमन एमीटर ये चेंज हो जाती है इक्वेशन, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ रख दीजिएगा। IC आ गया, बीटा क्या होता है? IC बाय IB या डेल्टा IC बाय IB, ये आ गया 99। When a PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस देन, जब एक PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर थिक होगी, गलत। P साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन N साइड, ये सही है। P साइड ही हायर पोटेंशियल पे होगा जब P को आप पॉजिटिव से जोड़ोगे। करंट फ्लोइंग जीरो होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर, ये वाला तो रिवर्स बाइसिंग के लिए था, तो B इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन तो खुद भी बता सकते हो खैर आप। एक ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच, एक स्विच की तरह यूज़ हो रहा है ट्रांजिस्टर। देखो, ट्रांजिस्टर की 3 स्टेज होती है, एक एक्टिव स्टेट, उसके बाद सैचुरेशन आता है, फिर कट ऑफ और सैचुरेशन आता है। अब जो स्विच है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, ऑफ और ऑन। तो एक्टिव स्टेट तो नहीं होगी उसकी, स्विच करेगा ये 2 स्टेट्स के बीच में। कौन सी 2 स्टेट्स के बीच में? कट ऑफ एंड सैचुरेशन। जब कट ऑफ होगा तो ऑफ हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जब सैचुरेशन में आएगा तो ऑन रहेगा। सैचुरेशन मतलब स्टेबल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, यहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने वो वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो हमारे इस साल आए, 2025 जुलाई या फिर 2024 वाला पेपर था उसमें थे। जो 24 वाला पेपर ही लगा लो, क्योंकि 24 का ही निकला हुआ एडवर्टीजमेंट का पेपर था, वो लिखा भी पेपर पे 24 ही था। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें बोला कि एक 9 वोल्ट का स्टेबलाइज्ड वोल्टेज सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू रन ए कार स्टीरियो सिस्टम फ्रॉम अ कार ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। जीनर डायोड है जिसकी वोल्टेज इतनी है, उसका P इतना है, और हमें यहाँ दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस, निकालना है डायोड करंट। 2 टाइप ऑफ करंट पूछ सकते हैं वो, इनपुट करंट और आउटपुट करंट और डायोड करंट। अगर तुम्हें पूछे आउटपुट करंट तो वो ये हो जाएगा, वोल्टेज दी हुई है, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सीधा ओम्स लॉ लगाओ, निकाल दिया। लेकिन ये तो लोड करंट या आउटपुट करंट हो गया। व्हाट अबाउट डायोड करंट? डायोड करंट कैसे निकलेगा? तुम्हें पावर दी हुई है डायोड की, सो पावर बाय वोल्टेज, P इज इक्वल टू VI, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पर जीनर वाला कोई इशू वो नहीं था कि ये जीनर डायोड का ही क्वेश्चन था, ये जस्ट एक पावर वाला क्वेश्चन था, इसमें सिंपल लगना था। ये क्वेश्चन भी अभी इस साल आया था, ये N टाइप का आया था, मैंने P टाइप का इंक्लूड कर दिया। P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है खुद ही बता दो सब, मैं नहीं तो बताऊंगी नहीं यहाँ पे। इसका आंसर बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, और अभी मैंने थ्योरी में बताया ही है। नेक्स्ट, एक P टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ एन एक्सेप्टर लेवल ऑफ 57। यहाँ पर एक P टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका एक्सेप्टर लेवल है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हमें उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है जो एक होल क्रिएट कर सके। होल क्रिएट कर सके मतलब उस पर कितनी वेवलेंथ की लाइट डाली जाए कि एक इलेक्ट्रॉन अबव ऊपर वाले लेवल में चला जाए, जो ऊपर वाला लेवल इस एनर्जी पे है, ताकि उसमें एक होल आ जाए। मतलब इस एनर्जी की हमें वेवलेंथ, इस एनर्जी की वेव डालनी पड़ेगी। अब ये जो था डाउटफुल क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आया हुआ है, ये देख लीजिए। अब आंसर के अकॉर्डिंग तो सोल्यूशन ये होना चाहिए जो इसका एक्चुअल आंसर है, बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन ये होना चाहिए। हमें पता है यहाँ पर दिया हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वाला आना चाहिए सॉल्यूशन, 57 × 10⁶, और दिस जूल में ऐसे कन्वर्ट होएगा। लेकिन अगर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में ऐसे कन्वर्ट होना चाहिए। E = hc/λ लगा दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ पे भी E = hc/λ लगा दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई है। आंसर दिया हुआ है ये, लेकिन आना चाहिए ये। यही डाउट मैं पहले भी बता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है 59, एमीटर करंट दिया हुआ है दिस, हमें वैल्यू निकालनी है कलेक्टर करंट की। सिंपल, इसका आंसर प्लीज सॉल्यूशन से पहले बताइएगा। बीटा है IC/IB होता है, यहाँ से निकाल लो IB IC/B। ये वाली मैंने बताई थी फॉर कॉमन कलेक्टर ये इक्वेशन यूज होती है। यहाँ पे IB की वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दो IE की और बीटा की, हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर IC। सॉल्यूशंस मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशंस तो आप लोग कर ही लोगे, सिंपल ही सॉल्यूशंस है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2024 पेपर। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी चलते हैं। इसमें बोला है कि एक सिलिकॉन है, उसे डॉप किया गया इतने फॉस्फोरस एटम्स पर सेंटीमीटर से, हॉल कोफिशिएंट निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है दिस, N = RHE। RH इज द हॉल कोफिशिएंट, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर -625। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 2018 का। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। अभी मैंने बताया था जब मैं ट्रांजिस्टर करवा रही थी ये क्वेश्चन कि एक कॉमन बेस है, ट्रांजिस्टर है, उसका फेज डिफरेंस बताना है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में। देखो अब यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कॉमन बेस है, एमीटर नहीं है। एमीटर होता तो आंसर ये आ जाता, लेकिन ये कॉमन बेस है तो आंसर आएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019। इसमें एक डायोड है जो रूम टेम्परेचर पे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ना नोट कर लेना कहीं, क्योंकि इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, 1-2 इंक्लूड किए हैं, बाकी नहीं कर पाई। इसमें बोला है कि VF दी हुई है, करंट दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है जब VF इतना हो जाए, फॉरवर्ड वोल्टेज इतनी हो जाएगी तो करंट बताना है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा दिस। डायोड करंट के लिए I = IS ब्रैकेट E⁻, V/NkT -1। N आइडियल के लिए 1 हो जाता है, N की वैल्यू 1 रख दो तो इक्वेशन ऐसी होगी। I दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, IS निकालना है। V दी हुई है हमें 0.4 वोल्ट, फर्स्ट केस के लिए निकालेंगे ना। KT की वैल्यू दी हुई है और E² की। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम 1 इग्नोर कर देंगे क्योंकि E⁻16 बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1, तो 1 के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ IS की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर द सेकेंड केस वोल्टेज चेंज कर दी हमारी 2.5 वोल्ट, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। IS की वैल्यू निकल गई है, अब हमारी I निकालनी है। I निकल जाएगी E⁻4, क्योंकि -1 तो वैसे भी इग्नोर ही करके चल रहा है, तो ये आ गया E⁻4। E² की वैल्यू दी हुई है, E² की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज, ये क्वेश्चन 2019 का है। 19 में भी 2-3 क्वेश्चंस थे तो मैंने इंक्लूड किए हैं। एक्चुअली यहाँ मैंने एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग अलग किया है, डिजिटल नेक्स्ट पार्ट में आएगी। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक चीज़ देखो, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक लो होता है एक हाई होता है।
दोनों लो और हाई तो हो ही नहीं सकते, तो पहले तो वो ऑप्शन काटो। जो RBE है हमें यहाँ दिया हुआ है बेस एमीटर, ये इनपुट है, इनपुट हमेशा लो होगा और आउटपुट हाई होगा, तो दिस इज द आंसर। अब 2022 का क्वेश्चन है ये, इसमें बोला हुआ है कि एक कॉमन कलेक्टर है, उसमें एमीटर करंट इतना दिया हुआ है, बेस करंट इतना दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बीटा और गामा की। पहली बात, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से कम होएगी, तो ऑप्शन बी को काटो, इतनी भी कम नहीं होगी जितनी इन्होंने दी हुई है, तो ये दो ऑप्शन ठीक हुए। दूसरी चीज़, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। देख लो कहाँ पे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। तो कुछ क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी हो सकते हैं। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। डिफ्यूज़न करंट बताना है पीएन जंक्शन में कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। डिफ्यूज़न करंट पीएन जंक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम पी टू एन। पी टू एन ही फ्लो करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, रिवर्स में हो, फॉरवर्ड में हो, कैसे भी हो, डिफ्यूज़न करंट तो पी से एन ही जाएगा। डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ा जाता है तब एक करंट अपने आप, उसमें बाइसिंग की नीड ही नहीं होती, अपने आप फ्लो कर जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सेज दो एम्पलीफायर्स हैं, आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन सीरीज। फर्स्ट एम्पलीफायर है, उसका वोल्टेज गेन 10 है, सेकंड का 20 है, इनपुट वोल्टेज हमें इतनी दी हुई है, हमें बताना है फाइनल आउटपुट सिग्नल कितना होगा। यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैं बता देती हूँ ऐसे। देखो, जब इनपुट वोल्टेज देंगे जो, उसको हम करंट जो वोल्टेज गेन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट इनपुट आ जाएगी इतनी फॉर फर्स्ट एम्पलीफायर। फिर ये जो इसकी आउटपुट आई वो सेकंड को इनपुट चली गई, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ये आ गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 का क्वेश्चन है, HTET 2022 का। देखो 21 और 23 का पेपर नहीं था मेरे पास इस टाइम, तो मैं उसको नहीं करवा पाई उसके क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट जब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करवाऊंगी उसमें उसके क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगी। फिलहाल के लिए ये ही कर लो आप, यही सफिशेंट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो उसमें मैं बाइनरी इक्वेशंस, गेट्स, बुलियन एक्सप्रेशंस, मॉर्गन्स लॉ सब करवाऊंगी। वो एक दिन छोड़ के, मतलब कल वो वीडियो अपलोड नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है पूरा मटेरियल रेडी करने में। हो सकता है 2 डेज़ भी लग जाए, ऑल्टरनेट डेज भी अपलोड ना हो पाए, कोई टॉपिक ऐसा भी हो जाता है लेंथी। इसलिए हम जो है, आप एकदम हरी मत कीजिएगा, जितना पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। एक बार पढ़ लो, किसी भी पेपर के लिए दिक्कत ही नहीं है। सो द करंट गेन अल्फा ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस इज, सॉरी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू, रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है इतना, एमीटर करंट दिया हुआ है इतना, हमें निकालना है बेस कलेक्टर करंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे खुद सॉल्व करने के बाद। अल्फा दिया हुआ है, रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एमीटर करंट, हमें बेस और कलेक्टर करंट बताने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसमें दिया हुआ है JS की वैल्यू, J की वैल्यू, E/KT की वैल्यू। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है V की। अभी मैंने एक फॉर्मूला करवाया था डायोड करंट वाला, ऐसे ही ये फॉर्मूला भी सेम आएगा, J इज इक्वल टू JS इंटू E/KT -1 को मैं हटा रही हूँ क्योंकि हम इसको वैसे भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी होती है। यहाँ पे आ गया, J की वैल्यू क्या दी है 2, JS की वैल्यू क्या दी हुई है 30 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में है, देखो ऊपर। E इज इक्वल टू V इंटू E/KT की वैल्यू दी हुई है दिस। यहाँ से जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कहाँ पहुँच गए,
देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये लॉग ln है, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से log 2 प्लस 5 log 10 माइनस log 3। अब log तो सॉल्व करना आता ही है सबको, इज इक्वल टू दिस। log 2 log 10 की वैल्यू होती है 1, log 3 इनकी वैल्यूज़ दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो सॉल्व होके आ जाएगा ये 0.27 आता है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं आप 0.25 के पास। सो ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके क्वेश्चंस भी भरपूर आते हैं। इस साल नहीं आए थे डिजिटल के क्वेश्चंस, आई नो, बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएंगे। आज तक डिजिटल के ही क्वेश्चंस आते आ रहे थे, आज सडनली हमें एनालॉग के क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने, 5-6 क्वेश्चंस थे इस बार, तो मैं ही मिस कर गई थी ये क्वेश्चन। मैंने आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में 5 बोले हैं, लेकिन नहीं 6 थे क्वेश्चंस। एक रेक्टिफायर कोई वाला क्वेश्चन भी इसी में से था, और रेक्टिफायर वाले क्वेश्चन का आंसर भी 40% ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डिजिटल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। जितना इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको क्वेरी है प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन। कुछ और सजेशंस भी हो तो बताइएगा, कुछ और इन सीरीज़ में इंक्लूड कर सके। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी अब आफ्टर 1 डे। थैंक यू।